अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका होस्ट राना रऊफ़ अहमद खान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है बिजली चोरी से मुताल्लिक। बिजली चोरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि बिजली चोरी पर एफआईआर का इंदराज जो है वो गैर कानूनी है। मे भी आपको पहले पता हो, लेकिन मैं आज इसकी डिटेल आपको थोड़ी सी बताऊंगा, क्योंकि बिजली चोरी पर एफआईआर नहीं हो सकती। आज तक जितनी भी एफआईआर काटी गई हैं सब की सब गैर कानूनी और गैर आइनी हैं। सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये नहीं कि बिजली चोरी पर एफआईआर नहीं हो सकती, बल्कि हैरान कुन बात यह है कि आज तक अदलिया ने जितने भी फैसले किए हैं जी वो सारे के सारे खिलाफ कानून और खिलाफ आइन हैं, बल्कि वो सब के सब गलत हैं। ना ही किसी एसएचओ को और ना ही किसी पुलिस अथॉरिटी या ऑफिसर को अख्तियार हासिल है कि वो बिजली चोरी पर एफआईआर का इंदराज करे, और अदलिया के किसी भी शख्स को ये अख्तियार हासिल नहीं कि वो ऐसी एफआईआर पर सज़ाएँ दे, जुर्माने सुनाए और फैसले करे। और ना ही वापडा अथॉरिटी के पास ये अख्तियार है कि वो किसी भी बिजली चोरी की दरख्वास्त पर एफआईआर का इंदराज करे। आज मैं आपको इससे मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ से आगाह करूँगा और मुकम्मल कानून बताऊँगा। बेसिकली बिजली चोरी का इस्तग़ासा दायर होता है और उसका तरीक़ेकार तकरीबन सब दोस्तों को मालूम ही है कि इस्तग़ासा जो होता है वो एक कोर्ट ऑफ लॉ में होता है और उसमें बाकायदा शहादतें होती हैं। फिर जज जो है वो ज़रूरी समझे तो वो एफआईआर के इंदराज का हुक्म देता है, वरना वो खारिज भी हो जाता है। बिजली चोरी से मुतल्लिक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि बिजली चोरी के हवाले से 2016 में पीपीसी में एक तरमीम की गई थी। पीपीसी से मुराद है पाकिस्तान पेनल कोड 1860, जिसे ताज़ीरात पाकिस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है। उस पीपीसी के चैप्टर नंबर 17B के मुताबिक, जिसमें यह लिखा है कि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली चोरी से मुतल्लिक जराइम, इस चैप्टर नंबर 17B में जो सेक्शन ऐड किए गए हैं वो 462G से लेकर 462P तक हैं। उनमें से 462H से लेकर 462M तक जराइम हैं जिनके तहत एफआईआर का इंदराज होता है, और ये तमाम जराइम सीआरपीसी के शेड्यूल के मुताबिक कॉग्निजेबल है। इस बात का कैसे पता चला कि ये सारे काम गलत अंदाज से और गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर अंजाम दिए जा रहे हैं? इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी आपको एक 2018 की एक हिस्ट्री बताऊंगा कि डेरा इस्माइल खान के सेशन जज के पास तकरीबन 40 से लेकर 43 बिजली चोरी के चालान आते हैं। तो उन्होंने इन तमाम चालान का फ़ैसला एक कंसोलिडेटेड जजमेंट में किया, जो कि मोरखा 5/11/2018 को किया गया। इस फैसला में वो पहली बार ये कहते हैं कि बिजली चोरी के ख़िलाफ़ एफआईआर नहीं हो सकती। इसमें पहली बार उन्होंने तफसील से बताया कि ना तो वापडा अथॉरिटी के पास ये अख्तियार है और ना ही किसी पुलिस ऑफिसर के पास अख्तियार है वो किसी के ख़िलाफ़ एफआईआर का इंदराज करें, और ना ही अदलिया के पास अख्तियार है कि वो ऐसी एफआईआर पर सज़ा और जुर्माना करें। एक्चुअली चैप्टर 17B में मौजूद सेक्शन O जो है वो अख्तियार समात से मुताल्लिक है। पहले ये बताता चलूँ कि डेरा इस्माइल खान के सेशन जज साहब ने वो तमाम के तमाम मुकदमात खारिज कर दिए, तो वापडा अथॉरिटी तो सर पकड़ कर बैठ गई। उन्होंने फ़ैसला किया कि इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए। तो उन्होंने मिसलेनियस पिटीशंस में ये तमाम के तमाम जो हैं फैसला जात और जजमेंट्स, इनको चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने भी सेशन जज के फ़ैसला को बरकरार रखा और पिटीशंस तमाम की तमाम खारिज कर दी। मुख्तसरन ये कि सेक्शन O के तहत सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेड 17 वाला ऑफिसर इस्तग़ासा दायर करेगा और उसके बाद अदालत ये फ़ैसला करेगी कि एफआईआर हो सकती है कि नहीं, और ये इस्तग़ासा सेशन कोर्ट में दायर होगा। ये जो जजमेंट है जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया है, ये पेशावर बेंच में मिस्टर जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह साहब ने इसको सुना और उसका फ़ैसला किया। और इसमें जो टाइटल था वो केस का वो था पेस्को बजरिया चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर बनाम स्टेट एंड 43 रिस्पोंडेंट्स वगैरह। अब इसमें
थोड़ी सी टेक्निकल बात बताता चलूँ कि इस पिटीशंस में जो पेस्को के लॉयर थे उन्होंने ये कहा कि चूँकि ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, क्योंकि सीआरपीसी के शेड्यूल के मुताबिक हैं, क्योंकि 462 L और 462 M में ये लिखा है कि मे अरेस्ट विदाउट वारंट। इसका मतलब ये है कि कॉग्निजेबल जराइम है और इनकी एफआईआर हो सकती है। हालांकि 462 O में ये लिखा है कि ये नॉन कॉग्निजेबल हैं, मगर सीआरपीसी के शेड्यूल के मुताबिक ये कॉग्निजेबल हैं और एफआईआर हो सकती है। इस सिलसिला में वकला के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई और अब देखना ये था कि सीआरपीसी प्रिवेल करेगी या स्टैचू प्रिवेल करेगा, क्योंकि बेसिक लॉ तो ये कहता है कि स्टैचू ही प्रिवेल करेगा। अब 462 O एक स्टैचूट है। स्टैचूस का मतलब होता है कि मखसूस या ख़ास कानून, इसलिए वही प्रिवेल करेगा। बेसिक लॉ तमाम दूसरी प्रोविजंस पर प्रिवेल करता है। अब अगर 462 की शिक नंबर 2 को देखें तो उसमें लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ सीआरपीसी 1898 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जिसका मतलब ये है कि सीआरपीसी में जो भी दर्ज है इससे हटकर 462 के तहत कार्रवाई होगी। अब सीआरपीसी में कॉग्निजेबल लिखा है या नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं होगा, इसलिए कि ये जो सेंटेंस है और एनी अदर लॉ इन द टाइम बीइंग इन फोर्स का मतलब ये है कि इसके अलावा भी किसी और कानून में इस हवाले से कोई भी जिक्र हो तो उससे कोई सरोकार नहीं। द कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर एक्सेप्ट ऑन ए कंप्लेंट। इसका मतलब ये है कि अदालत सिर्फ़ और सिर्फ इस्तगासा पर ही कॉग्निजेंस ले सकेगी और इसकी एफआईआर का इंदराज नहीं होगा। इस अथॉरिटी का जो रेफरेंस है वो 2020 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 249 है, पेशावर बेंच हाई कोर्ट का है। इसमें जो जज साहब हैं वो एंड में ये लिखते हैं फाइंडिंग उसकी, इन व्यू ऑफ द अबव इम्प्यून्ड जजमेंट and order dated 5/11/2018 are based on proper interpretation of law and do not need any interference by this court in the present petitions. Therefore, the same are dismissed being meritless. इस तरह जज साहब ने उन्हें गैर कानूनी और गैर आइनी करार देते हुए और मेरिटलेस करार देते हुए खारिज कर दिया। अब होता क्या है कि वापडा अपनी तरफ से इस्तगासा ही दायर करता है और वो इस्तगासा लिखकर एसएचओ को दे देते हैं, जिस पर एसएचओ एफआईआर का इंदराज कर देता है। ये एक दूसरी बड़ी ला कानूनियत है जो कि हमारे प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए एक बहुत बड़ी एब्यूज़ है और लम्हा फिक्रिया है कि ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लॉ से मुतल्लिक जितने भी आपके सवालात हैं वो नीचे कमेंट्स में आप दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह उन सवालात के जवाब दूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।